Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of literary devices used in the exercise Thinking About Language in the lesson Last Spring. And I assure you that you will get elaborate explanation of all the literary devices used in these sentences. Okay, so without any further ado, let's proceed. Our first sentence is Sahib Alam, which means Lord of the Universe, is directly in contrast to what Sahib is in reality. और इसमें जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो यूज हुआ है आयरनी. नाउ आयरनी होता क्या है? बेसिकली इफ आई टेल यू इन डेफिनेशन, आयरनी is the use of words to convey the opposite of their literal meaning. जो लिटरल मीनिंग होता है, जो एक्चुअल मीनिंग होता है, उसका ऑपोजिट जब प्रेजेंट करते हैं ना, तो वो होता है आयरनी. सिमिलरली आयरनी मे बी अ स्टेटमेंट और सिचुएशन वेयर द मीनिंग इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय द अपीयरेंस और प्रेजेंटेशन ऑफ द आइडिया. कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा. ठीक है, तो डेफिनेशन से तुम्हें उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. देखो ये क्या करता है, ये सिग्निफाई करता है ऑपोजिट, टिपिकली फॉर ह्यूमरस और एम्फेटिक इफेक्ट्स. ठीक है, तो एम्फसाइज करने के लिए या फिर ह्यूमर ऐड करने के लिए जनरली आयरनी यूज होता है. अभी भी समझ में नहीं आया तो एग्जांपल देख लो. अ मैरिज काउंसलर हैज फाइल्ड फॉर डिवोर्स. मैरिज काउंसलर का काम क्या है? मैरिज काउंसलर का काम होता है कि किसी और की कोई भी आए तो उसके मैरिज को बचाना. ठीक है, उसे डिस्ट्रॉय नहीं होने देना, उसे डिवोर्स तक नहीं जाने देना. और यहाँ हो क्या है कि मैरिज काउंसलर ने खुद ही डिवोर्स के लिए फाइल किया है. आयरनी हो गया ना. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है अ पायलट हैज अ फियर ऑफ हाइट्स. पायलट जिसे एरोप्लेन चलाना है वो हाइट से डर रहा है. आयरनी हो गया ना. तो ये इस तरीके से आयरनी होता है. अगर मैं हिंदी में समझाऊं, एक हिंदी में एग्जाम्पल दे रही हूं मैं. आंख का अंधा नाम नैनसुख. आंखों से वैसे ब्लाइंड है और नाम क्या है? नैनसुख. आयरनी हो गया. कंप्लीटली कंट्रास्ट है. ठीक है, अब अगर तुम पूछो कि इस सेंटेंस में कैसे ये आयरनी यूज हुआ है, तो नाम क्या है? साहिब आलम. साहिब आलम का मीनिंग क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, भगवान पूरे यूनिवर्स का. है ना. कर क्या रहा है? रैग पिकिंग कर रहा है. ठीक है, तो ये साहिब आलम नाम जो है ना, ये जो साहिब आलम नाम है, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है उसके प्रोफेशन को. तो यहाँ क्या यूज हुआ है? यहाँ आयरनी यूज हुआ है. ओके, आई होप इट इज क्लियर. So we are proceeding towards the next sentence. तो हमारा next sentence है drowned in an air of desolation. इसका आंसर है metaphor. ठीक है, अभी metaphor होता क्या है? So while I'm explaining you metaphor, I'll explain simile along with that. है क्या ना कि ये metaphor और simile दोनों ही compare करने के लिए यूज आते हैं. ठीक है, कंपैरिजन के लिए यूज होता है. इनमें दो ऐसी चीजों को कंपेयर किया जाता है जो एंटायरली वैसे डिफरेंट है, लेकिन कम से कम एक एट्रीब्यूट उन्हें उनका सिमिलर हो, जहां कंपैरिजन किया जाता है. ठीक है, a metaphor is a figure of speech that makes a non-literal comparison between two unlike things. For example, the metaphor "you are a clown" is not literal but rather used to emphasize a specific or implied quality, in this case foolishness. ठीक है, अभी मेटाफर जो होता है ना, वो दो एंटायरली डिफरेंट चीजों को कंपेयर किया जाता है, जैसा मैंने अभी बताया. इसे सीधे सीधे कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कोई कह रहा है यू आर अ क्लाउन, तो क्लाउन से कंपेयर कर रहे हैं. तुम्हें कौन सी क्वालिटी को कंपेयर कर रहे होंगे? फुलिशनेस. ठीक है, क्लाउन जैसे फुलिश से काम करता है वैसे ही तुम भी कर रहे हो, तो उसने तब कहा यू आर अ क्लाउन. ठीक है, या तुम ह्यूमर क्रिएट कर रहे हो अपनी एक्टिविटीज से, तो यहाँ क्लाउन से ये नहीं कहा कि यू आर एक्टिंग लाइक अ क्लाउन. तुम्हें क्या कहा? यू आर अ क्लाउन. तो इसे मेटाफर बोलते हैं. ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखो. लव इज अ बैटलफील्ड. यहाँ ये नहीं कहा है कि लव इज लाइक अ बैटलफील्ड. यहाँ सीधे सीधे कहा है लव इज अ बैटलफील्ड. और मेटाफर को बेटा इम्प्लाइड सिमिली भी कहा जाता है. ठीक है, इसे इम्प्लाइड सिमिली भी कह सकते हैं. राइट. शी इज द नाइटिंगेल ऑफ द स्कूल. क्या मतलब है? नाइटिंगेल की क्या क्वालिटी है, क्या एट्रीब्यूट है? वो बहुत अच्छा गाती है. ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं शी इज द नाइटिंगेल ऑफ द स्कूल, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल. हम सीधे सीधे कह रहे हैं शी इज द नाइटिंगेल ऑफ द स्कूल. तो हम इसे मेटाफर बोलते हैं. ठीक है, नाउ इसी से रिलेटेड एक और है सिमिली.
सिमिली में भी कंपैरिजन है, जैसा मैंने बताया मेटाफर में कंपैरिजन है, लेकिन यहां जो कंपैरिजन होता है वो लाइक या एज या दैन यूज करते हैं। ठीक है, जनरली तुम लोगों को ये लाइक और एज से कंपेयर करते हुए एग्जाम्पल्स मिलेंगे सिमिली में। फॉर एग्जाम्पल, एज स्ट्रॉन्ग एज सिमिली है, एज फिट एज सिमिली है। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, तो यहां लाइफ को बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स से कंपेयर किया है और कौन सा वर्ड यूज किया है यहां, लाइक। ठीक है, ऐसे ही इज एज टॉल एज अ क्लिफ, यहां कंपैरिजन किया है, किसी भी बंदे की जो हाइट है वो इतनी ज्यादा हाइट है जैसे क्लिफ है, एम्फोसाइज करने के लिए ही यूज करते हैं। तो जहां भी दो चीजें लाइक या एज से कंपेयर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिमिली। एक और एग्जाम्पल देखो जरा, सिमिली अगर है, लायन रूल्स द जंगल लाइक अ किंग, लाइक अ किंग, तो ये हो गया ना, सिमिली हो गया। लायन का जो रूल करने का जो एट्रीब्यूट है उसे किंग से कंपेयर किया। ठीक है, अब हम मेटाफर जब हम इसे बोलते हैं तो मेटाफर में हम इसे क्या यूज करेंगे, इसे हम बोल देंगे लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, इज द किंग ऑफ द जंगल। जंगल, राइट, समझ में आया। तो यहां बस इतना ही फर्क होता है कि सिमिली में हम लाइक यूज कर देते हैं और यहां लाइक नहीं यूज करते हैं, सीधे सीधे डायरेक्टली कंपेयर होता है, इसीलिए इसे इंप्लाइड सिमिली बोलते हैं। सो लायन रूल्स द जंगल लाइक अ किंग, सिमिली लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, क्या हो जाएगा, मेटाफर। जैसे शी इज द नाइटिंगेल ऑफ द स्कूल, क्या है, मेटाफर है। और अगर इसे सिमिली में चेंज करेंगे तो बोलेंगे शी सिंग्स एज स्वीट एज नाइटिंगेल, राइट। सो दीज आर मेटाफर एंड सिमिली। अगर ये पूछो तो कि ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन में मेटाफर कैसे यूज किया है, सिंपल लैंग्वेज में बोलते तो बोलते कि वो टेम्पल जो था वो स्पॉइल हो गया था, है ना, लेकिन ये क्या कहा कि ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, व्हाई, क्योंकि वो जो टेम्पल था वो आइसोलेटेड था। ठीक है, आइसोलेटेड था, कोई जाता नहीं था, वॉर्न आउट था, तो उसे क्या कह दिया, सीधे सीधे दैट इट वाज ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन। ठीक है, वो डूब गया किसमें, आइसोलेशन के या डेजोलेशन के एयर में, हवा में। ठीक है, तो इसे मेटाफर इसीलिए बोल रहे हैं कि सीधे सीधे उसे ड्राउंड इन एयर ऑफ डेजोलेशन बोल दिया, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट इट वाज आइसोलेटेड, इट वाज स्पॉइल्ड। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, सी सीमापुरी, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically। क्या है इसका आंसर, ये एंटीथीसिस है। एंटीथीसिस क्या होता है बेटा, एंटीथीसिस होता है बेटा कि स्ट्रॉन्गली कंट्रास्टिंग आइडियाज बिल्कुल एक दूसरे के साथ रहते हैं, जक्सटापोजिशन। ठीक है, अभी ये देखो, अ प्लेस ऑन द पेरिफ्री, पेरिफ्री मींस वेरी क्लोज, जस्ट एट द वर्ज। ठीक है, एंड येट माइल्स अवे, तो बिल्कुल नजदीक नजदीक है और ऑपोजिट मीनिंग ले रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। देखो, सेटिंग फुट ऑन द मून मे बी अ स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, small step for a man but a giant step for mankind। हो गया, स्मॉल स्टेप और जायंट स्टेप, टू ऑपोजिट आइडियाज, आइडियाज आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ये एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक है, एक ही चीज है सेटिंग फुट, इसी के लिए एक ही चीज है सेटिंग फुट ऑन द मून, यही है सब्जेक्ट। इसे एक तरफ कह रहे हैं स्मॉल स्टेप है मैन के लिए, बट जायंट स्टेप है मैनकाइंड के लिए। तो ये दो ऑपोजिट चीजें इकट्ठे रखी हुई हैं। दूसरे में देखो, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, कीप योर एनिमीज क्लोजर। फ्रेंड्स, एनिमीज ऑपोजिट चीजें हैं, जक्सटापोजिशन, बहुत नजदीक है। ठीक है, तो अब अगर हम इस सेंटेंस में, जैसा मैंने तुम्हें पहले बोला, जैसा समझाया कि क्या लिखा है, सीमापुरी कहाँ है, सीमापुरी के बारे में ही बात कर रहे हैं। एक तरफ तो बोल रहे हैं पेरिफ्री ऑफ दिल्ली, एट द वर्ज ऑफ दिल्ली, ठीक है, बिल्कुल एकदम जो आउट बाउंड्री है वहां, और फिर क्या बोल रहे हैं, येट माइल्स अवे, बहुत दूर है। तो यहाँ दो चीजें जक्सटापोजिशन में है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे,
एंटीथेसिस, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस में देख लो जरा, For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it's a means of survival. यहाँ भी एंटीथीसिस है, जैसा मैंने समझाया कि दो ऑपोजिट आइडियाज जक्सटापोजिशन पे होते हैं तो हम उसे एंटीथीसिस बोलते हैं। तो वो एक ही चीज के लिए बोल रहे हैं, किसे बेसिकली, फॉर द चिल्ड्रन, इट क्या है यहाँ पे, गार्बेज है, ठीक है। तो बच्चों के लिए इट इज रैप्ड इन वंडर और एल्डर्स के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो देखो यहाँ चिल्ड्रन, एल्डर्स, रैप्ड इन वंडर, मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो ये ऑपोजिट आइडियाज हैं जो बिल्कुल इकट्ठे रखे हुए हैं, इसलिए इसमें भी एंटीथेसिस यूज हुआ है, राइट। नाउ द फिफ्थ सेंटेंस इज, as her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. सीधा सीधा सिमिली है, सिमिली इजीएस्ट वन है, जैसा पहले बताया था ना, जहां भी लाइक दिखे ना, जहां भी कंपैरिजन है, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो लाइक वर्ड से जहां कंपैरिजन आ गया, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लाइक है या एज है तो सिमिली है, डोंट थिंक, दिमाग पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। लाइक आया, कंपैरिजन है, पूछा लिटरेरी डिवाइस कौन सा है, सीधे सीधे डालोगे सिमिली, ठीक है, इजीएस्ट है ये। नाउ द सिक्स्थ सेंटेंस, शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। इसका आंसर क्या है, पन। अभी पन क्या होता है, पन वो फिगर ऑफ स्पीच है जो, बेटा ये बेसिकली इंटरप्ले ऑफ होमोफोन्स होता है। होमोफोन्स क्या होते हैं, स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं स्पेलिंग्स डिफरेंट, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां ये देखो, या एग्जाम्पल से तुम लोग को बेहतर समझ में आएगा। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन इज द लाइब्रेरी, इट हैज थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन इज द लाइब्रेरी, इट हैज थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं बेटा कि ये ना मीनिंग डिफरेंट होते हैं, डबल मीनिंग वर्ड्स मिलते हैं यहाँ। बहुत इजी तरीके से समझाऊं तो पन में डबल मीनिंग वर्ड्स होते हैं ये, ठीक है, जो भी होमोफोन्स होते हैं वो। तो ये इंटरप्ले है इन होमोफोन्स का। इसमें इसका अगर मीनिंग देखें तो क्या होगा कि लाइब्रेरी जो है वो पूरे टाउन में टॉलेस्ट बिल्डिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज हैं। कैसे लाइब्रेरी में स्टोरीज होंगी, बुक्स बहुत सारी होती है ना, तो उसमें स्टोरीज बहुत सारी होंगी। लेकिन टॉलेस्ट हम किसे कहते हैं, टॉलेस्ट बिल्डिंग जिसमें बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। अब उन स्टोरीज का क्या स्पेलिंग होता है, STOREYS, ठीक है। तो यहाँ इंटरप्ले, ह्यूमर क्रिएट किया, डबल मीनिंग बोला है कि ये जो लाइब्रेरी है ना ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है, क्योंकि उसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज होती हैं तो ऑब्वियसली वो टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी। तो थोड़ा सा जोक है इसमें, ठीक है। जोक होता है पन में, डबल मीनिंग वर्ड्स होता है, हमेशा जोक नहीं होता है, बट हाँ कई बार ह्यूमर क्रिएट करते हैं। अभी देखो दूसरे सेंटेंस में देखो, एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। अब यहाँ पे पन कहाँ यूज किया, लाइज में। यहाँ पे क्या कहाँ किया था, स्टोरीज में, डबल मीनिंग वर्ड यूज किया था, ठीक है। यहाँ कहाँ यूज किया है, लाइज में। क्या मीनिंग है, एम्बेसडर वो ऑनेस्ट बंदा है। अगर लिटरल मीनिंग देखें तो एम्बेसडर वो ऑनेस्ट बंदा है जो अब्रॉड में स्टे करता है, रहता है, ठीक है, रिसाइड करता है अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए, गुड के लिए। अब यहां अगर हम देखें एज ए ह्यूमर, इसका डबल मीनिंग निकाल के, तो एम्बेसडर वो ऑनेस्ट बंदा है जो अब्रॉड में झूठ बोलता है अपनी कंट्री के गुड के लिए, बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए, ठीक है। तो समझ में आया, ये पन में जो होता है ना डबल मीनिंग वर्ड्स होता है। अब यहां देखो, शी हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज, ठीक है। अब ये बैंगल्स का यहाँ डबल मीनिंग है। क्या डबल मीनिंग है बैंगल्स का, शादी हो चुकी है, ये सैंक्टिटी शो करती हैं, है ना। लेसन में बताया है ना कि दिस इज ऑस्पिशियस, दिस रिप्रेजेंट सुहाग, है ना, ऑफ अ लेडी। अभी यहाँ लिटरल मीनिंग यही है, द लेडी इज मैरिड, लेकिन दूसरा अगर मीनिंग देखेंगे इसका तो यहाँ बैंगल्स का मीनिंग है बाउंडेशन, ठीक है। शी इज बाउंड विद, शी इज चेन्ड, राइट, शी इज इम्प्रिजन्ड। तो ये बैंगल्स हैं, बाउंडेशंस हैं, राइट। तो ये इसलिए यहाँ पे पन यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, ये पन है बेटा। अब यहां पन कैसे है, यहां जो एयरप्लेन्स है ना बेटा, ये डबल मीनिंग है,
फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद का सीधे सीधे मतलब है कि फिरोजाबाद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट या इतना ज्यादा मेजर सिटी है नहीं, मीन्स इतना ज्यादा डेवलप्ड है नहीं, तो वहां बहुत ज्यादा एरोड्रम्स नहीं होंगे, एयरपोर्ट्स नहीं होंगे, तो वहां एरोप्लेन्स नहीं होते। दूसरा क्या है कि एम्बिशंस, एयरप्लेन्स यहाँ एम्बिशंस शो कर रहे हैं, ठीक है। तो फिरोजाबाद में कोई इतना एम्बिशियस होता ही नहीं है। यहाँ जो अगर रेफरेंस लें लेसन का, तो हम मुकेश की बात कर रहे हैं, तो फिरोजाबाद में बहुत कम इतने एम्बिशियस लोग होते हैं, ठीक है। तो ये भी पन है, पन आई एक्सप्लेन्ड यू ऑलरेडी, सो आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज वेब ऑफ पॉवर्टी, मेटाफर है, ठीक है, सीधे सीधे इसे वेब ऑफ पॉवर्टी कहा है, तो यहाँ मेटाफर है, जैसा मैंने तुम्हें पहले एक्सप्लेन किया था। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, तो यहाँ गोल्ड मींस वैल्यूएबल थिंग्स कहने के बजाय सीधे सीधे क्या बोला है, गोल्ड कहा है, तो ये भी मेटाफर है, राइट। क्योंकि वो जो गार्बेज में वैल्यूएबल थिंग्स मिलती हैं उसका सीधे सीधे कंपैरिजन किससे कर दिया है, गोल्ड से कर दिया, तो मेटाफर है। नेक्स्ट सेंटेंस इज and survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportion of a fine art. क्या है, हाइपरब्ले। हाइपरब्ले क्या होता है, ये होता है बेटा एग्जैजुरेशन, डेलिबरेट एग्जैजुरेशन, एम्फसाइज करने के लिए। बहुत इजी है, इसे याद रखना। हाइपर मीन्स क्या होता है, ज्यादा, और यहाँ ब्ले के बजाय से अगर हम बोले तो ज्यादा बोले, तो यानी एग्जैजुरेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करना, इसे कहते हैं हाइपरब्ले। तो यहाँ बढ़ा चढ़ा के ही बताया, दो रैग पिकिंग बहुत ज्यादा स्किल का काम है, बहुत ज्यादा टीडियस जॉब है, और एक स्किल करके ये आ गया है इतने सालों से, क्योंकि वो लोग यही काम कर रहे हैं। बट हाउसएवर इसे फाइन आर्ट से नहीं कंपेयर किया जा सकता। इसलिए कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि फाइन आर्ट इज अ हाई क्लास थिंग। अगर हम उसे रैग पिकिंग से कंपेयर करें तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता रैग पिकिंग, ठीक है। तो इसे हम हाइपरब्ले बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, में इतना ज्यादा भूख लग रही है ना मुझे कि मैं हॉर्स भी खा जाऊंगा, ठीक है। तो एग्जैजुरेशन है, बस इतना बताना चाह रहा है कि बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग कितना भी ज्यादा दौड़े, विंड से फास्ट तो नहीं दौड़ सकता है, ठीक है। या इसका एग्जाम्पल एक और ले लो, अभी दिया था सिमिली में, ही इज एज टॉल एज अ क्लिफ। जहां ये एग्जाम्पल एक तरफ सिमिली है, वहीं दूसरी तरफ देखो एग्जैजुरेट नहीं हो रहा है क्या, एग्जैजुरेशन नहीं है। कोई भी ह्यूमन बीइंग कितना भी टॉल होगा, क्लिफ के जितना टॉल नहीं हो सकता है ना। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये एग्जैजुरेशन, हाइपरब्ले के एग्जाम्पल हैं, और इसीलिए यहाँ ये हाइपरब्ले है क्योंकि इसे रैग पिकिंग को फाइन आर्ट से कंपेयर कर दिया है। And now the last sentence, the steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so light over his shoulder. पैराडॉक्स है। क्यों पैराडॉक्स है, होता क्या है पैराडॉक्स? A paradox is a complete statement or scenario that seems self-contradictory but reveals a thought-provoking truth upon further examination. मतलब जो सेंटेंस लगता तो है कि सेल्फ सेंटर्ड है, सिली सा है, लेकिन उसके पीछे कोई ट्रूथ छुपा हुआ होता है, ठीक है, कुछ डीप कुछ छुपा हुआ होता है, ठीक है। और ये सेंटेंस जनरली कॉन्ट्रारी होता है एक्सेप्टेड ट्रेडिशन से। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। तो क्या कह रहे हैं कि जो कांस्टेंट थिंग है, जो कभी चेंज नहीं होती है लाइफ में, वो चीज क्या है, चेंज। तो ये अजीब सा हो गया ना, ट्रेडिशनल ट्रूथ से अलग है ना, तुम चेंज के बारे में बात कर रहे हो और वो बोल रहे कांस्टेंट है, तो ये पैराडॉक्स हो गया। दूसरा देखो, आई कैन रेजिस्ट एनीथिंग बट टेम्पटेशन। अरे भाई टेम्पटेशन को ही तो रेजिस्ट करते हैं, लालच से ही तो बचते हैं हम। तो वो बोल रहा है कि मैं कुछ भी रेजिस्ट कर सकता हूँ बट टेम्पटेशन मुझसे रेजिस्ट नहीं होती है, तो ये क्या हो गया, पैराडॉक्स हो गया, ठीक है। यहाँ डीप ट्रूथ, लेटेंट ट्रूथ छुपा होता है जिस चीज में, उसे हम बोलते हैं पैराडॉक्स, राइट। अब यहाँ इस सेंटेंस में किस तरीके से यूज हुआ है ये देखो। स्टील कैनिस्टर जानते हो, वो जो केटल टाइप होता है ना जिसमें टी सर्व की जाती है, उसे कहते हैं स्टील कैनिस्टर। तो उसमें कितनी ही चाय होती होगी तो वो उतना हेवी नहीं होगा, जबकि जब वो जो रैग का जो बैग वो कैरी करता था वो कितना हेवी होता होगा, है ना। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ये जो स्टील कैनिस्टर है वो बहुत ज्यादा हेवियर नजर आ रहा था कंपैरेटिव टू वो जो बैग था उसका, प्लास्टिक बैग जिसमें वो
जो गार्बेज है वो लेके जाता था। इसमें लेटेंट ट्रूथ क्या है, इसमें जो हिडन ट्रूथ है वो क्या है? ये है कि अर्लियर व्हेन ही वाज कैरिंग दैट प्लास्टिक बैग ऑफ गार्बेज, ही वाज हिज ओन मास्टर, है ना, ही वाज नॉट वर्किंग अंडर समवन। बट नाउ steel canister was seeming heavier. Why? Because he was bound now, he was working under someone, है ना, though he was getting 800 rupees and 3 times meals whatever, but he was working under someone, so in a way he was bound. Okay, he was not his own master. So this is the latent truth in this sentence, right? So this is how we have come to the end of explanation of literary device in law spring. और अगर थोड़ा भी कुछ समझ में आया हो तो please write it down in the comments box below. I'll soon catch you up with explanation of the next lesson in the next video. Till then, keep studying, keep learning. Thank you. Grateful.